Okay, hello, good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Namaskar, namaskar, namaskar. Good morning, good morning, good morning. ओके, सो कैसे हो? ऑल वेल, सब बढ़िया? ऑल वेल, ऑल वेल। चलो, 25,000। अभी तक वो 25,000 में अटके हुए हो। आगे बढ़ जाओ, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। पूरी धरती गोल घूम गई 24 घंटे में। तुम अभी 25,000 पे अटके हुए हो। आधी घूमी? अच्छा, कल दोपहर की बात है क्या? फिर तो आधी से ज्यादा घूमगी। चलिए, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एंड कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास से। और हम थे कल फिक्स डिपॉजिट एंड द रेकरिंग डिपॉजिट पे, राइट? उसके ऊपर टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट की हमने बेसिक जो था वो कर लिया था कि फिक्स डिपॉजिट बेसिक क्या होता है। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में ही, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर जो पॉइंट लिखा हुआ है वहां पर मेंशन कर रखा है कि फिक्स डिपॉजिट जो होता है उसमें एक बल्क डिपॉजिट नाम का भी एक क्लोज होता है। बल्क डिपॉजिट किसको कहते हैं? अगर एक डिपॉजिट या एक कोई भी पर्सन एफडी फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ या उससे ऊपर का कराता है तो उसको आप बल्क डिपॉजिट कहते हो। ठीक है, 2 करोड़ या उससे ऊपर का कराएगा तो बल्क डिपॉजिट उसको कहलाएगा। और ये यहाँ पर एक ओपन में यहाँ पर कह रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बैंक्स को कि 2 करोड़ से ऊपर का आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हो। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करने का मतलब कि 2 करोड़ से ऊपर अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जो कहता है कि मुझे 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ व्हाटसोएवर अमाउंट मुझे यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करवाना है, तो आप उस कस्टमर को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने हिसाब से मोल्ड करके कर सकते हो। जो 2 करोड़ से नीचे होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में कस्टमर टू कस्टमर वेरिएशन नहीं कर सकते। उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फिक्स कर दिया है ओवरऑल आपको वही देना है। 2 करोड़ से ऊपर कस्टमर जो आता है वो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नेगोशिएबल हो सकते हैं। उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकते हैं। इसी चीज को कहते हैं बल्क डिपॉजिट। और बल्क डिपॉजिट में जो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं उसको पर्सन टू पर्सन आप यहां पर नेगोशिएबल और पर्सन टू पर्सन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनसे बातचीत करके जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किए जा सकते हैं। ओके, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्री मैच्योर विड्रॉवल ऑप्शन। यहां पर आपका नॉन अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्री मैच्योर, या पहले ये समझ लो कि प्री मैच्योर विड्रॉवल ऑप्शन का प्री मैच्योर मैंने शायद, अच्छा प्री मैच्योर आपको नहीं कराया था, ठीक है।
प्री मैच्योर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्री मैच्योर का मतलब ये है कि इन केस अगर आपने फिक्स डिपॉजिट जो है वो 1 साल का करा दिया, ठीक है, अब आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 1 महीने, 2 महीने, व्हाट्सएवर प्री मैच्योर मतलब उसके जो समय उसका है, 1 साल का समय या 2 साल का समय, उस समय के पूरा होने से पहले ही, कितने भी पहले, मैंने उस फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पर बैंक में जाके कहा कि मुझे पैसा चाहिए इसका, आप इस फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक कर दीजिए, इस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दीजिए, उस चीज को कहते हैं प्री मैच्योर विड्रॉवल। इस चीज को कहते हैं प्री मैच्योर विड्रॉवल, समय से पहले फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करके उसका पैसा ले लेना, दैट इज ए प्री मैच्योर। अब जब ये प्री मैच्योर यहां पर किया जाता है, किसी भी तरह के यहां पर फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योर किया जाता है, तो यहां पर क्या रहता है, तो यहां पर कुछ क्लोजेस लग जाते हैं, कुछ क्लोजेस और लगेंगे। कैसे क्लोजेस लगेंगे? वो उनमें से एक क्लोज लगेगा कि यहां पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो इंटरेस्ट रेट आपको उतने समय का मिलेगा जितने समय आपने यहां पर फिक्स डिपॉजिट को चलाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फिक्स डिपॉजिट 5 महीने बाद प्री मैच्योर करवा लिया, विड्रॉ कर लिया, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो केवल 5 महीने का मिलेगा। पहली चीज तो ये। अब जो आपको ब्याज मिलेगा 5 महीने का, वो क्या मिलेगा? वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको 5 महीने का ब्याज। जब आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया था, उस वक्त यहां पर एक पूरा पूरा चार्ट आपको देखने को मिला था कि यहां पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का है, कितना 2 साल का है, कितना 5 महीने का है, कितना 3 महीने का। इस तरह से आपको यहाँ पर चार्ट बकायदा दिखाया गया था। उस टाइम आपने ये देखा कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, 2 साल का सबसे ज्यादा है, जो भी आपको लगा आपने वो फिक्स डिपॉजिट करा दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 साल का करा दिया। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त यहां पर 6% था, ठीक है, आपने करा दिया ये सोच के कि 1 साल बाद मैं पैसे निकलवाऊंगा। लेकिन आपको जरूरत आई 5 महीने बाद, तो आपने 5 महीने बाद विड्रॉ किया। अब आपको 5 महीने में 6% ब्याज नहीं मिलेगा, 5 महीने में आपको उतना ब्याज मिलेगा जितना उस चार्ट के अकॉर्डिंग उस दिन 5 महीने का ब्याज था। जब आपने फिक्स डिपॉजिट कराया था उस दिन जिस तरह से 1 साल का ब्याज आपने देखा था, उसी तरह से उस वक्त आपने 5 महीने का भी ब्याज उस पर्टिकुलर चार्ट में होगा। और उस पर्टिकुलर चार्ट में जो 5 महीने का ब्याज उस वक्त था, वही ब्याज आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ये सोचे सर 5 महीने का ब्याज ज्यादा होगा 1 साल से, तो फिर मुझे तो ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, नहीं, विच एवर इज लोअर क्लोज लग जाएगा वहां पर, तो आपको वही ब्याज दिया जाएगा। अगर कम है ब्याज तो कम मिलेगा, अगर दोनों में से जो कम है वो मिलेगा, समझ लो, ठीक है। और इवन बहुत सारे बैंक्स क्या होते हैं, बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर आपके इस पे पेनल इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं कि जितना आपका ब्याज बनता है उस पे भी 1% यहाँ पर कम करके आपको ब्याज दिया जाता है, उस पे भी 1% कम कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्री मैच्योर पेनल्टी का, प्री मैच्योरिटी विड्रोवल ऑप्शन इसको कहते हैं, ये एक क्लोज होता है, ठीक है, ओके। और ये जितने भी यहां पर आपके 15 लाख रुपए या उससे कम की फिक्स डिपॉजिट होती है, ठीक है, 15 लाख या उससे कम की जो फिक्स डिपॉजिट होती है, उस पे यहां पर ये प्री मैच्योर विड्रॉवल फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, ठीक है। ऑल टर्म डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल सिंगली और ज्वाइंटली फॉर अमाउंट ऑफ ₹15 लाख बिलो हैव प्री मैच्योर विड्रॉवल फैसिलिटी, ओके। सो ये आपका यहां पर इंटरेस्ट रेट इस पे इस तरह से अप्लाई होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहां पर इंटरेस्ट रेट्स की, कि बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है फिक्स डिपॉजिट के, वो किस तरह से चार्ज किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो यहाँ पर बैंक्स के द्वारा, उनके एक कह सकते हैं एक कमेटी है, उसके द्वारा यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। उसके ऊपर मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने आपको यहाँ पर ये एक चार्ट दिखाया था कल की क्लास में, ये चार्ट है ना। खैर मैंने आपको बताया था कि ये आपको ऐसे ही मैंने टाइम पास के लिए पढ़ने के लिए दिया था, नहीं, टाइम पास के लिए नहीं दिया था।
मेरी क्लास में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दूंगा जो टाइम पास के लिए होगा। इस चार्ट का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है और इस चार्ट को मैं अभी एक एक करके समझाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, अभी समझेंगे हम इस चार्ट को। उससे पहले हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पर आपका टर्म डिपॉजिट्स का या फिर फिक्स डिपॉजिट का, यहाँ पर उसके यहाँ पर डिसीजन जो है एक कमेटी होती है आपके बैंक में, टॉप मैनेजमेंट में, उसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। और इसमें यहाँ पर इन केस अगर, एक पहली चीज बता रहा हूं, एफडी आपकी यहाँ पर मैच्योर हो गई है, ठीक है, एफडी यहाँ पर मैच्योर हो गई है, और इन केस अगर आप एफडी का पैसा लेने नहीं आए, ठीक है, आप एफडी का पैसा लेने नहीं आए, आपने ऑटो रिन्यूअल के लिए नहीं क्लोज लगा रखा था पहले दिन, और आपने कुछ नहीं कह रखा था, आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, आपने सिंपल यही इंस्ट्रक्शन थी, 1 साल का एफडी है, 1 साल में मैच्योर हो जाएगी, मैं लेने आऊंगा और एफडी का पैसा ले जाऊंगा। इनकेस अगर आप नहीं आ पाए, आप भूल गए, व्हाटसएवर इज द रीजन इज देयर, तो क्या होगा वो पैसे का, वो पैसा यहां पर आपका कहलाएगा ओवरड्यू, उसको हम कहते हैं ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट में आपका जो पैसा है वो आपको उस पर ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन वो ब्याज कितना मिलेगा, वो ब्याज मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट का, सेविंग अकाउंट, या फिर जो आपको फिक्स डिपॉजिट पे जो ब्याज मिलना है, ठीक है, जो मिलना है उनमें से जो कम ब्याज होगा, विच एवर इज लोअर, वो आपको ब्याज उस पीरियड का मिलता रहेगा। ये आपका एक फिक्स डिपॉजिट का क्लोज होता है। वैसे तो पहली बात तो ये आजकल की डेट में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये काफी टाइम पहले, मतलब आज से 10 साल पहले मैं अगर बात करूं तो ये चीज की जाती थी। आज की डेट में पॉसिबल क्यों नहीं है, कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास इतनी ज्यादा आ चुके हैं एडवांस, कि हम कस्टमर, जब भी कस्टमर का फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं तो उस वक्त ऑटोमेटिकली ही सिस्टम हमें पूछ लेता है पहले ही कि आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो वहां पर हमें ऑटो रिन्यूअल या फिर ऑटोमेटिकली आपके खाते में वो पैसा चला जाए, या कुछ भी ऐसे फंडे जो है वो यहाँ पर आपको कमांड के थ्रू वहां पर सेलेक्ट करने ही पड़ते हैं जब आप एक फिक्स डिपॉजिट को ओपन करते हो अपने सिस्टम में। तो ये वाला जो अनक्लेम वाला फंडा है ना, ये अनक्लेम वाला फंडा आज की डेट में मतलब कि है ही नहीं। एक प्रैक्टिकली मैं बात करूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं ये चीज। हाँ। और इन केस अगर जो फिक्स डिपॉजिट है वो किसी भी नॉन वर्किंग डे बिजनेस, नॉन वर्किंग डे को मैच्योर हो रही है, संडे को हो रही है आपकी मैच्योर, किसी छुट्टी वाले दिन मैच्योर हो रही है, तो क्या होगा, कोई बात नहीं, तो वो आपकी अगले दिन तक यहाँ पर आपको उसका ब्याज मिल जाएगा। अगले दिन तक आपका जो भी ब्याज मिलेगा, वो आपका जो भी ब्याज आपका एप्लीकेबल है उसी ब्याज पे आपको मिलता रहेगा उतना। अगर मान लीजिए 2 दिन छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी होगी, आपकी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन मैच्योर हुई कब, मैच्योर आपकी ऐसा नहीं है कि छुट्टी से पहले हुई, छुट्टियां होने से पहले हुई, मैच्योर उन्हीं छुट्टियों में किस दिन हुई है, तो आपको जो भी वर्किंग डे आने तक का जो पीरियड है उस पीरियड का भी आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, बैंक के स्टाफ को यहाँ पर जो मिलता है, जो बाकी आपको जनरल पब्लिक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उससे बैंक के स्टाफ को 1% ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप में से जनरल पब्लिक के रूप में आप फिक्स डिपॉजिट कराने जाएंगे तो आपको मान लीजिए 6% मिल रहा है, अगर एज अ बैंक स्टाफ अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको उस पर 7% ब्याज मिलता है, 1% आपको ज्यादा दिया जाता है बैंक के स्टाफ को। और सीनियर सिटीजन के केसेस में भी ऐसा होता है, सीनियर सिटीजन के केस में आपको जो ब्याज है वो यहाँ पर 0.5% ज्यादा दिया जाता है आपका कुछ बैंक्स के द्वारा। ठीक है, सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी उम्र जो है वो 60 वर्ष से ज्यादा है। ओके, अब आते हैं यहां पर हम एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये वाला एक चार्ट, दिस इज द चार्ट। अब ये चार्ट आखिरकार क्या है, और इस चार्ट को समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कल इस चार्ट को पढ़कर 2-3 सवाल पूछे थे मुझसे, और उन 2-3 सवाल में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये था, और वो था कि सर ये क्या चक्कर है यहाँ पर कि 7 दिन से, ये पहली चीज तो ये चार्ट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट है, थोड़ा सा पुराना है, डेट यहाँ पर 15 फरवरी 2023 लिखी हुई है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट याद नहीं करने हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट याद नहीं करने हैं, और ना ही ये कुछ हमें इनको रट्टा मारना है।
एक एक कोई टॉपिक है वो मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए ये चार्ट दिया गया है। इट डजेंट मैटर कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने चल रहे हैं, अभी क्या है, पहले क्या थे, बाद में क्या होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक कंसेप्ट सीखना है, उस कंसेप्ट के लिए ये चार्ट आपके लिए काफी है। यहां पर आप में से काफी लोगों का ये सवाल था कि सर ये 100 कुछ बीच में दिन है ना। पहली बात तो ये सर दिन कैसे हैं, 7 दिन से 45 दिन, 46 से 179 डे, 180 से 210 दिन, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, एक तो ये दिन का वेरिएशन आ गया। दूसरा सर, इसको अगर मैं अच्छे से पढ़ूं तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये अभी यहां पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पर आके ये बढ़ गया, यहां पर आके अरे बढ़ गया, ये फिर डिक्लाइन हो गया, है ना। और ये 400 दिन का स्पेशल 7.10 दे रहे हैं, ये चक्कर क्या है। ठीक है, ये चक्कर क्या है। आप इस वाले लाइन को क्रॉस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस लाइन का। ठीक है, जो बैंक ऑफर कर रहा है आपको वो ये 2 लाइन ऑफर कर रहा है। ये सीनियर सिटीजन पे भी फोकस मत कीजिए, सीनियर सिटीजन का सिंपल 0.5% ज्यादा है इनसे ब्याज, नथिंग एल्स। ठीक है, ये कुछ केस में यहाँ पर इन्होंने 1% भी फालतू दे रखा है। ओके, हम फोकस करते हैं इस लाइन के ऊपर कि ये लाइन को हम अच्छे से अब समझेंगे। ओके, पहले फिक्स डिपॉजिट के बारे में पढ़ लें, फिर उसके खोने के ऊपर भी बात कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा ही शानदार कंसेप्ट समझाने वाला हूं यहां पर। अगर आप बिल्कुल नए फ्रेश हैं, मतलब कभी पहला पहला कोर्स नहीं कर रखा, आपको ये कंसेप्ट ना ही कोई बताने वाला है और ना ही कोई बताएगा। बैंक में नौकरी लग जाओगे उसके बाद भी कोई नहीं बताएगा, पहले बता रहा हूं। बैंक में कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग में कंसेप्ट बताया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उस डिपार्टमेंट जॉब करोगे तब आपकी ट्रेनिंग में ये कंसेप्ट बताया जाएगा, नहीं तो नहीं बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका हम यहाँ पर एक बड़ा ही छोटा से लेवल पे एग्जाम्पल मैं शुरू करता हूं। ठीक है, और वो एग्जाम्पल है आपका कि मेरे पास एक कस्टमर आता है, एक कस्टमर आता है और वो मेरे पास 1 लाख रुपए जमा करा के जाता है, डिपोजिटर है, और वो मुझे 1 लाख रुपए जमा करा के जाता है। ठीक है, और मैंने उसके साथ तय किया, उसने मुझे 1 साल के लिए पैसा दे दिया। मैं एक बैंक हूं और मेरे पास एक ही कस्टमर है, यहां पर फिलहाल मैं एक ही कस्टमर है, मेरे पास और कस्टमर ही नहीं है। इतना छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, उसने मुझे 1 साल के लिए मुझे जमा करा दिया मेरे पास पैसा। 1 साल के लिए वो मेरे पास ब्याज ले गया 5%। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। अब बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, यही होता है कि डिपॉजिटर से एक्सेप्ट किया और आगे लोन के रूप में दे दिया। अब मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे यहां पर 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मैंने उसको लोन के रूप में 1 लाख रुपए दे दिया और ये कहता है कि मैं 1 साल में आपको ये पैसा मैं 1 साल में आपको ये पैसा वापस दे दूंगा, और इससे मैंने 8% ब्याज चार्ज कर लिया। ओके, डन। अब क्या होगा, 1 साल बाद जब ये डिपॉजिटर मेरे से पैसा वापस लेने आएगा, तब तक ये 1 लाख रुपए मेरे पास वापस आ चुका होगा और मैं इस 1 लाख रुपए इस डिपॉजिटर को वापस चुका दूंगा। और जो डिफरेंस है 8 और 5% का, यानी कि 3% का, ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। सिंपल, यही है। अब मैं, ये तो पहला केस हो गया, दिस इज द फर्स्ट केस। ये क्या है, ओके, सो ये हो गया पहला केस।
अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा, ये क्या हो रहा है ये, दूसरे केस पे। दूसरे केस में क्या होगा, वही कस्टमर है मेरा, इस बार कस्टमर ने 1 लाख रुपए जमा कराया, वही 1 साल के लिए कराया और वही ब्याज पे कराया। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास एक कस्टमर आता है लोन लेने, वो कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मुझे ये पैसा 2 साल के लिए चाहिए और मैं ब्याज 8% दे दूंगा। अब यहां पर मेरे पास समस्या क्या आएगी, मेरे पास समस्या आएगी, मेरे पास 1 लाख रुपए तो है, लेकिन मेरे पास 2 साल का समय नहीं है। नहीं है 2 साल का समय, क्योंकि 1 साल बाद मुझे वापस देना ना इसको। तो ये तो एक साथ बाद वापस आ जाएगा पर लेने के लिए मेरे से, और ये 2 साल बाद मेरे को चुकाएगा। कंफ्यूजन है ना यहाँ पर, बिल्कुल कंफ्यूजन है। तो क्या किया जाए, तो यहां पर आपका क्या किया जा सकता है, तो यहां पर आपका एक लालच दिया जा सकता है। किसको लालच दिया जा सकता है, इस बंदे को। भाई साहब एक काम कर सकते हैं अपने, एक काम कर सकते हैं अपने। वो कहता हाँ जी बताओ क्या कर सकते हैं। भाई साहब एक काम करते हैं, आप ना 1 साल की बजाय ना आप 2 साल के लिए पैसा जमा कराओ, आपको मैं ब्याज 6% दे दूंगा। ये बंदा सोच में पड़ता है, हाँ यार 1 साल के बाद मुझे पैसा चाहिए तो नहीं, मैंने ऑटो रिन्यूअल ही कराना था, तो बढ़िया है यार, मुझे ब्याज भी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है अच्छी बात है, चलो करवा देते हैं 2 साल के लिए। इसने, इस पर्सन ने ब्याज ज्यादा के लालच में फिक्स डिपॉजिट को 1 साल कराने के बजाय 2 साल करा दिया, और ये जब 2 साल बाद आया तो इसने मुझे यहां पर, मैंने इसको लोन के रूप में पैसा दे दिया, इसने मुझे 8% ब्याज दे दिया, 2 साल बाद इसने पैसा लौटा दिया और मैंने इसको 2 साल बाद ये पैसा वापस कर दिया। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 2% का हो गया। ठीक है, चलो अब मुझे आप ये बताओ कि आप में से आप ऐसे कौन से इंसान हो, आप फर्स्ट केस वाले इंसान हो कि सेकंड केस वाले इंसान हो। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप क्या करते, आप फर्स्ट केस में स्टिक रहते कि सेकंड केस में स्टिक रहते। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियस सेकंड केस में स्टिक रहते। ठीक है, अगर पैसों की जरूरत, हाँ पैसों की जरूरत है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। 1 साल बाद मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसा चाहिए, है ना, तो फिर ऑब्वियस है, फिर फर्स्ट केस बनता था। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये केस ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम सेकंड वाला केस ही एप्लीकेबल रहेगा। ओके, यहीं पर इसी चीज से बैंक आपके साथ खेलता है। बैंक में यहां पर जिस पीरियड के दौरान बैंक को यहां पर पैसा चाहिए होता है, जिस पीरियड के दौरान बैंक को पैसा चाहिए होता है, बैंक उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज कर देता है, ताकि इस पीरियड का में यहां पर ज्यादा लोग पैसा डिपॉजिट कराएं। इस चीज को अगर मैं थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखूं, अभी माइक्रो था, अभी था एक कस्टमर, मैं थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखूं, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे देखो, बैंक के पास ना जाने कितने डिपॉजिटर हैं, बैंक के पास ना जाने कितने लोन लेने वाले हैं, पता ही नहीं है। इस तरह की कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते कि कस्टमर की, आप सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए बैंक ने यहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अपने यहाँ पर, और उस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एएलएम। इसको हम कहते हैं एएलएम, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। असेट लायबिलिटी क्यों, असेट का मतलब क्या हुआ, असेट का मतलब लोन्स, लायबिलिटी का मतलब डिपॉजिट्स। लोन्स और डिपॉजिट को मैनेजमेंट करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही है बैंक के अंदर, और उस डिपार्टमेंट में करने वाले जॉब, जो उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका काम ही यही रहता है कि बैंक में कितना डिपॉजिट आ रहा है, कितने टाइम के लिए आ रहा है,
बैंक वाले कितना लोन दे रहे हैं, कितने समय के लिए लोन दे रहे हैं, और बैंक की जो लोन जो है वो कितने समय में वापस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिपॉजिटर्स को उस समय के लिए ब्याज ज्यादा दे देना जिस समय के लिए उसको लोन देना है। वाइस वर्सा जैसे मर्जी कर लो। अगर आपको लगता है कि मुझे लोन इस पीरियड के लिए ज्यादा देना है तो आप डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट बढ़ा दो उस समय के लिए, है ना। अगर आपको लगता है डिपॉजिटर्स की मैच्योरिटी इस वक्त की ज्यादा है, आप लोन्स उस समय का ज्यादा देना शुरू कर दो, कुछ मर्जी आप कह लो। इसी चीज को मैनेज करने को असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं। और ये एक कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट है जो बैंक में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके बेस पर पूरा पूरा बैंक चल रहा है, इसी बेस पर बैंक चल रहा है। अब इस चीज को थोड़ा सा, जो मैंने अभी आपको क्लोज बताया, अभी आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया फर्स्ट और सेकंड केस, ये एक छोटा कंसेप्ट था। इस चीज को थोड़ा वाइड लेवल पे सोचो। अभी जैसे किसी ने एक बीच में लिख ही दिया कि सर अगर ये 1 लाख रुपए प्री मैच्योर करा लेता तो ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल बच्चा बता रहा था, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, रियलिटी नहीं है ये तो, क्योंकि ये एक ही केस था, एक केस थोड़े ना किसी बैंक में। अगर मान लीजिए उसमें से कोई एक बंदा प्री मैच्योर करा भी लेता है तो बैंक उस पर पेनल्टी भी तो चार्ज कर रहा है, इसलिए तो बैंक पेनल्टी चार्ज कर रहा है कि ना करवाए। अगर आप ही होते उनकी जगह पे, अगर आपको ब्याज जहां पर 7% मिलना था, वहां पर आप प्री मैच्योर अगर एफडी को करा रहे हो, आपको ब्याज 7% की बजाय आपका ब्याज 4% हो जाए प्री मैच्योर पेनल्टी, आप कराओगे नहीं प्री मैच्योर, आगे चलो छोड़ो यार कहीं और से अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपका ये एक बड़े लेवल पे एक चीज को सोचो, यहां पर बैंक इस चीज को क्लोज को लेकर उस बेस पर आती है जिस बेस पर उसको पैसा चाहिए। अगर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिलहाल जो अमृत कलश योजना 7.10 की क्यों निकाली, क्योंकि बैंक को कहीं ना कहीं पिछले दिनों में 400 दिन के लिए पैसा चाहिए था। अब क्यों चाहिए था, कैसे चाहिए था, क्या करना था बैंक ने, उस पर हमारा कोई आउटलुक नहीं है, वो हमारी सोच नहीं है, हमारे मतलब कि पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेलेवेंस नहीं है। कोई ना कोई कारण होगा, बैंक को 400 दिन के लिए पैसा चाहिए होगा, तो बैंक ने इसलिए 400 दिन के लिए पैसा मांग लिया। बैंक ने जो भी करना था 400, हो सकता है कोई उसके पास ऐसा कस्टमर आ गया हो जिसको 400 दिन के लिए पैसा चाहिए होगा और बल्क में हजारों करोड़ों रुपए उसको चाहिए, 400 दिन के लिए चाहिए, है ना। कोई प्रोजेक्ट होगा ऐसा जिसमें 400 दिन के लिए पैसा लगा होगा, तो बैंक ने 400 दिन की एक कंसेप्ट शुरू कर दिया, 400 दिन का एक एफडी शुरू कर दिया जिसमें 7.10% ब्याज दे दिया। और जो आगे से जिसको देना है, इनकेस अगर किसी को देना है तो उस पर ज्यादा ले लिया होगा, है ना। अब यही केस यहां पर देखो, अब आप कहोगे सर प्रॉफिट भी तो यहां डाउन हो गया, लेकिन एक कस्टमर जो कि यहां पर ये भागी जाता, इसको तो 2 साल के लिए चाहिए था, और एक कस्टमर 1 साल के लिए दे रहा था। अगर मैं इसको ये वाला ऑफर नहीं देता 6% 2 साल वाला, तो ये कस्टमर ने तो लोन लेना ही नहीं था, तो वहां पर आपको ब्याज होना ही नहीं, तो वहां पर आपको प्रॉफिट 0% होता। वो ये ना, कुछ नहीं से कुछ तो सही। ये मत सोचना काश मुझे 3% होता, नहीं, 2% हो रहा है ना, 2% हो रहा है ना, दैट इज द फंडा। ये आप कुछ वैसा ही समझ लो। करंट अफेयर्स की अगर आपने कल की क्लास में अटेंड की होगी, तो करंट अफेयर्स की कल की क्लास में मैंने आपको पुलित्जर प्राइज कराए थे, ठीक है। उसमें क्या था, पुलित्जर प्राइज में 2 पेज थे, पूरे लंबे लंबे चार्ट्स थे उसपे, बड़े सारे, इतने सारे नाम थे। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा देखो क्वेश्चन आ सकता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन क्या इतने लंबे लंबे चार्ट याद करना फिजिबल है, नहीं फिजिबल। इट्स बेटर कि इस चार्ट को स्किप करके आप कोई 10 न्यूज और याद कर लो, 10 बार याद कर लो, हो सकता है उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है ना। तो वही कुछ है वहां पर कि कुछ नहीं से कुछ तो सही, पुलित्जर प्राइज करने के चक्कर में बाकी छोड़ दोगे। उसी तरह से जीरो, ये आप ब्याज ना बढ़ाने के चक्कर में आप जिद कर लोगे मैं तो ब्याज नहीं बढ़ाता, मैं 6% नहीं देता उसको ब्याज यहाँ पर, तो आपका प्रॉफिट भी जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये यहां पर आपका इस तरह से ये सेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जो है, या फिर ये जो क्लोज है, ये बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पीरियड के क्यों इन पीरियड के इतने इतने रखता है, क्यों किसी पीरियड के ज्यादा है किसी पीरियड के कम है, फिर से यहां पर कम हो गए, फिर से यहां ज्यादा हो गए, ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण यही जो मैंने अभी समझाया यही है, ठीक है। अब बैंक में अगर सेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की पोस्टिंग होती है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की पोस्टिंग होती है, तब जाके आपको ये कंसेप्ट वहां पर ट्रेनिंग में जरूर सिखाया जाएगा।
अदरवाइज यहाँ पर बैंक में नॉर्मल जो ट्रेनिंग्स होती है एज अ पीओ क्लरिकल की, तब आपको ये कंसेप्ट नहीं बताया जाता है। ठीक है, गॉट इट? समझ गए मेरी बात आप? नई सी चीज पता लगी? आई होप सो कि नई चीज पता लगी हो। आपने ये चीज कभी सोची नहीं होगी, बैंक में जाते हो कभी आपने इस तरह से नहीं सोचा होगा कि अच्छा इस तरह से होता है, मतलब ब्याज मुझे इस पीरियड का ज्यादा क्यों मिल रहा है ना? अब आप यहाँ पर घर पे जाके थोड़ा बढ़िया तरीके से, है ना, अपने बारे में पापा से बोलना, आज पापा आपको नया कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं, ये कंसेप्ट है, पापा को भी नहीं पता होगा। पापा तो हमेशा यही सोचते हैं ना, घर पे आके डिस्कशन करते हैं, मम्मी कहती है यार बेटी के नाम एफडी करानी है, अच्छा कौन से साल का ब्याज ज्यादा है? पापा कहते हैं एक साल का ब्याज, अच्छा चलो एक साल का करा दो, है ना? ऐसे ही होता है ना डिस्कशन, ऐसे डिस्कशन होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को अब जाकर आज पापा को बताना कि पापा आज मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि इस वजह से बैंक में जो एफडी का ब्याज होता है ना, थोड़ा कुछ समय का इतना होता है, कुछ समय का इतना होता है। अगर एसबीए में अकाउंट है तो 400 दिन का उन्होंने क्यों ज्यादा कर रखा है ना, जाकर डिस्कशन करना। अगर घर पे देख बनती हो तो, है ना? कहीं को बनती नहीं है, कहीं को एकदम से कांपते हैं हाथ पैर पापा से बात करने में, है ना? तो फिर उस मामले में मैं नहीं कहूंगा, है ना, फिर जिसके साथ भी बनती है उससे बात कर लेना, कर लेना बात है, आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, अंदर की फीलिंग भी बाहर निकल जाएगी, है ना? तो सारे जितने हंस रहे हैं ना, जितने हंस रहे हैं ना, सबके पैर कांपते हैं। अच्छा पापा ने बताया, चलो बढ़िया बात है। चलो अब यहाँ पर मैं एक आधी चीज और बता देता हूँ, फिर आपकी क्वेरीज ले लूंगा। इसी को कहते हैं सेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट या सेट लाइबिलिटी मैच करना। ठीक है, मैचिंग शब्द आएगा, सेट लाइबिलिटी मैचिंग, वो भी इसी को कहते हैं। ठीक है, मैं तो खुद जाते हैं एमडी कराने, चलो बढ़िया बात है। ओके, अब यहाँ पर एक और क्लोज पे चलते हैं, और वो क्लोज है यहाँ पर आपका फ्लेक्सी डिपॉजिट। आपने एक सुना होगा फ्लेक्सी डिपॉजिट, अगर नहीं सुना तो वही बताने वाला हूं। आपने एक शब्द सुना होगा फ्लेक्सी डिपॉजिट, स्वीप फैसिलिटी, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, एमओडी, इस तरह के आपने कई शब्द सुने होंगे। वो क्या होता है? ये यहाँ पर एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर इन केस आपकी फिक्स डिपो, अगर आपका एक सेविंग खाता है, ठीक है, उसमें पैसा आता रहता है, आप अगर ये चाहते हो कि मैं बैंक में नहीं जाना चाहता, मैं ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बैंक में एक फ्लेक्सी डिपॉजिट नाम का एक अकाउंट यहाँ पर ओपन करवा सकते हो। ठीक है, फ्लेक्सी डिपॉजिट, एमओडी, स्वीप फैसिलिटी, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है, ऑटो स्वीप, है ना? इसमें क्या होगा कि आपका एक फिक्स डिपॉजिट, जो भी सेविंग खाते में जितना आपका पैसा होगा, सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा होगा, एक आप बेंचमार्क सेट कर देंगे 25,000 का। सेविंग खाते में जब भी 25,000 से ऊपर आपका बैलेंस जाएगा, तो आप उनको कह देंगे जैसे ही सेविंग अकाउंट में मेरा 25,000 से ऊपर बैलेंस जाए, तो मेरी यहाँ पर आपकी एक 20,000 की, 10,000 की, 50,000 की, वट्सएवर, मतलब 25,000 पैसा है बैंक में, 50,000 की तो नहीं बनेगी, मतलब 20,000 की एक फिक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिकली बन जाए। यानी कि जैसे मेरे खाते में फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में 20,000 पड़ा है, मेरी 20,000 सैलरी आ गई, 40,000 हो गए मेरे खाते में, तो 40,000 जैसे ही हुए मेरे खाते में, यानी 25,000 से ऊपर जैसे ही बैलेंस गया, तो मैंने ये कह रखा था कि मेरी एक 25,000 की फिक्स डिपॉजिट बन जाए, तो 40,000 में से मेरा पैसा कट जाएगा ऑटोमेटिकली, और मेरी 25,000 की फिक्स डिपॉजिट एक बन जाएगी, मेरा बैलेंस 15,000 पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही मेरी फिर और सैलरी आएगी, मान लीजिए 20,000 पे, 30,000 पे सैलरी आ गई, तो 15 और 30 मेरे पास 45,000 खाते में आ गया, तो वही क्लोज फिर से लगेगा, फिर से मेरी यहाँ पर 25,000 की और एफडी बन जाएगी, फिर से मेरा बैलेंस जो है 20,000 पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लोज जो होता है वो यहाँ पर फिक्स रहता है। ये एफडीज
बनती रहती हैं, अलग अलग अकाउंट नंबर एफडीज के जनरेट होते रहते हैं और एन नंबर एफडीज इसमें बन सकती हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर अवेलेबल रहती है। ऑटो स्वीप, इसको स्वीप कहते हैं कि एक जगह से पैसा दूसरी जगह स्वीप हो गया, एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में स्वीप हो गया। फिर अगर आपको इसमें पैसा चाहिए तो आप इसमें जैसे नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट टूटती है वैसे आप फिक्स डिपॉजिट कोई भी तोड़वा सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये होता है फ्लेक्सी डिपॉजिट, एमओडी, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट या फिर ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इसमें एक री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अकाउंट भी होता है। री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अकाउंट खैर मैं कल डिस्कशन कर चुका हूं आपसे, और वो होता है आपका कि आप पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं कि आपने इंटरेस्ट ले लिया और आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहां पर आपने दोबारा से उसको क्या कर दिया, उसको रिन्यू कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट आपको यहां पर दे दिया गया है। तो ये यहां पर कुछ चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये टोटल का टोटल फिक्स डिपॉजिट से संबंधित मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। इनकेस कोई फिक्स डिपॉजिट से संबंधित कोई क्वेरी पेंडिंग है आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं रेकरिंग डिपॉजिट पे चलूं। इसमें फिक्स डिपॉजिट में एक लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी मत करना कि सर लोन अगर फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलता है वो क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी लोन का कंसेप्ट शुरू नहीं किया। जब मैं लोन के बारे में बताना शुरू करूंगा तो उसी के अंदर ही मैं इसके बारे में जिक्र कर दूंगा आपको। एनुअलाइज यील्ड का मतलब कि आपको कितना यील्ड मिलता है। यील्ड मतलब होता है कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। कि आपको मान लीजिए कंपाउंडेड क्वार्टरली करते हो, किसी चीज को कंपाउंडेड क्वार्टरली करते हो तो आपको नेट इफेक्ट कितना मिलता है। ये कोई बैंक के द्वारा ब्याज नहीं है, ये बैंक जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए आपको कहता है कि भाई साहब आपको 7% नहीं मिल रहा है, आपको 2 साल का ब्याज आपको 7.19 मिल रहा है। तो दैट इज द एनुअलाइज यील्ड, वो इंटरेस्ट है। मैंने पहले इसलिए क्रॉस कर दिया था कि उसका हमारी कैलकुलेशन से कोई लेना देना, वो जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बैंक आपको जो ब्याज दे रहा है वो यही दे रहा है, बैंक आपको ये नहीं दे रहा। ठीक है, वो जस्ट एक अट्रैक्ट करने के लिए है कि इतना बन जाता है जी आपको। प्री मैच्योर इंटरेस्ट 4% एग्जाम्पल था जो मैंने बताया था, कुछ भी हो सकता है। उसमें प्री मैच्योर पेनल्टी में क्या होगा, प्री मैच्योर पेनल्टी का क्लोज एक बार बता देता हूं। मान लीजिए मैंने फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए कराया तो मेरे को ब्याज कितना मिल रहा था, 6.80। मैं 5 महीने बाद एफडी तोड़वा लेता हूं। अब 5 महीने बाद जो मुझे उस दिन जो मेरी चार्ट थी, यही चार्ट था उस दिन, तो मुझे 5 महीने का ब्याज कितना मिलना था, 4.50। बैंक ने इस पे 1% की पेनल्टी लगाई तो मुझे ब्याज मिलेगा 3.50। ये होता प्री मैच्योर पेनल्टी केस में। ठीक है, खो गया है क्या करें, अब बैंक में जाओ, इंडेमनिटी क्लोज एक बॉन्ड साइन करो, बनवाओ और बैंक से आप क्लेम ले सकते हो। एफडी में कुछ अलग से बेनिफिट देता है रिटायर्ड पर्सन को, यही सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड बंदा सीनियर सिटीजन होता है, 0.50% अलग मिलेगा। कोई लोन लेकर भाग जाए तो बैंक अभी लोन ही नहीं बात हुई, लोन लेकर भागने की बात, अभी दिल्ली दूर है बहुत, है ना। टैक्स तो हर एक जगह पे लगता है, टीडीएस की बात करता हूँ। एफडी मैच्योर होने के बाद कितने दिन तक बैंक सेविंग का इंटरफेरेंस देगा, मैच्योरिटी होने के बाद कोई नहीं आया तो 14 दिन, 14 डेज। फ्लेक्सी में एफडी कब मैच्योर होती है, वो तो टाइम आपने जब इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 1 साल की मेरी एफडी कर दी जाए तो 1 साल की एफडी हो जाएगी। वो जब आपने ओपन कराया तो उस पर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगे आपको उस टाइम पे कि मुझे किस टाइप की करानी है, कितने समय की करानी है। एफडी से पहले डेथ होने पर उसका जो नॉमिनी है उसको पैसा मिल जाएगा, नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। नॉमिनी है या फिर जो लीगल हेयर्स है जो भी है उसमें, उस केस में पैसा मिल जाएगा। हाँ जी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक वैरी करते हैं, बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करता है, इसमें और किसी का रोल नहीं है। ये बैंक की खुद की, हर एक बैंक की अपनी अपनी एएलएम जो है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, डिपार्टमेंट होता है, वो डिसाइड करता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। सेविंग अकाउंट एक सेविंग अकाउंट ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। ओके, चलो।
अब हम करते हैं इसी पे एक और कंसेप्ट को, और वो कंसेप्ट है यहां पर एक फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज का कंसेप्ट, टैक्स का कंसेप्ट। अगर आप फिक्स डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट जो भी मैं बताऊंगा, उस पर आपको यहां पर ब्याज मिलता है, ठीक है, आपको ब्याज मिलता है यहां पर, राइट। अगर आपका जो ब्याज है एक साल में, एक साल में आपका ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा का हो जाता है, 40,000 से ज्यादा अगर आपको ब्याज मिलता है एक साल में, तो बैंक्स को यहां पर आपके ब्याज देने से पहले उस पर टैक्स जो है वो डिडक्ट करना जरूरी है, अनिवार्य है। ये उस दिन मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में भी समझाया था, आपको याद होगा अगर आपने रेगुलर फॉलो करते हो तो, है ना, कराई थी हमने, टीडीएस की बात करी थी, ये वही चीज है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस, बैंक आपका टैक्स जो है इंटरेस्ट पे जो बनेगा 10% के हिसाब से काट लेगा। यानी कि आपको जो भी ब्याज दिया जाएगा, मान लीजिए 45,000 आपका साल का ब्याज बनता है, तो बैंक उससे 10% काट के यानी 4500 रुपए काट के 41,500 रुपए, सॉरी 40,500 रुपए बैंक आपको यहाँ पर ब्याज जो इंटरेस्ट है उस रूप में दे देगा, ठीक है। ये 10% का क्लोज सिर्फ इसलिए है कि अगर आपके पास पैन कार्ड दे रखा है, तो अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा तो ये 10% का 20% हो जाएगा। ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रूल है, इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हम, और ये चीज करनी ही पड़ेगी। टैक्स डिडक्टेड सोर्स का मतलब ये है कि जहां से आपने इनकम अर्न की है, सोर्स यानी कि बैंक आपका सोर्स है ना, इनकम, ये आपकी इनकम ही तो है, और क्या है। तो जहां से आपने इनकम अर्न किया वहीं पर ही टैक्स काट लिया गया, और ये टैक्स काट के जो 4,500 का टैक्स काट के बैंक जो है वो आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर वो अमाउंट जो है वो टैक्स की भेज देता है अपने लेवल पर। अब क्या होगा कि इन केस, हाँ आगे एक और चीज बता दो कि अगर यही सीनियर सिटीजन है तो उस केस में ये फंडा 50,000 का होता है। अगर यही ब्याज आपने 40,000 या फिर 50,000 से कम अर्न किया है, तो फिर आपके टैक्स डिडक्टेड सोर्स का क्लोज नहीं लगेगा, आपका बैंक कोई भी टैक्स नहीं काटेगा। सीनियर सिटीजन के केस में यहाँ पर ये 50,000 है, और नॉर्मल आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए 40,000 है। मैं तो 2 साल बाद सीनियर बनने वाला हूँ, खैर ठीक है, तो मेरे ऊपर भी 2 साल बाद ये वाला क्लोज लग जाएगा। फिलहाल आपके पास अभी जिंदगी बाकी है, आपके 35-40 साल पड़े होंगे, तो आपके लिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले, पिछले 1-2 साल पहले, 2 साल पहले ये 40,000 50,000 की जाए ये क्लोज होता था 10,000 पे। सोचो 10,000 पे, 10,000 के ऊपर टीडीएस कटता था, सोचो, है ना। तो ये है आपका फंडा इसका, टीडीएस का। अब इन केस अगर कोई पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहां पर टीडीएस नहीं कटवाना चाहता, क्यों नहीं कटवाना चाहता बताता हूं। अगर कोई पर्सन इसमें टीडीएस नहीं कटवाना चाहता, क्यों? क्योंकि उसकी साल की इनकम जो है वो यहां पर, इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स ये कहता है अगर आपकी साल की इनकम 2.5 लाख रुपए है ना, ठीक है, 2.5 लाख रुपए आपकी उससे कम है, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ओके, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है उस पे। अब मैं पूरे साल की मेरी इनकम जो है वो मेरी 2.5 लाख है ही नहीं, मेरी पूरे साल की इनकम 2,40,000 है, इंक्लूडिंग दी ब्याज। ये ब्याज भी आपकी इनकम ही है एक प्रकार से। मेरी 2 लाख रुपए सैलरी है, और मुझे 40,000 रुपए मेरा, 40,000 छोड़ आप 50,000 मेरे को यहाँ पर आपका, या 45,000 ही कह लो, 45,000 मेरे को बैंक से ब्याज के रूप में आता है। तो मेरी टोटल इनकम कितनी होगी पूरे साल की? 2,45,000। और इनकम टैक्स कहता है 2.5 लाख तक आपके और टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, 2.5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यानी कि मेरा टैक्स तो यहां पर काट लिया गया था, यहां पर मेरा 10,000 रुपये 4500 रुपये मेरे काट लिए गए थे ना, ठीक है। तो इधर इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं आप पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो मेरा ब्याज तो काट लिया गया, अब क्या? तो इसलिए जब आप यहाँ पर अपने इनकम टैक्स को फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, इनकम टैक्स की डिक्लेरेशन देते हो अगले साल में, जब फाइनेंशियल ईयर के अगले साल में, तब यहाँ पर आपको इनकम टैक्स वाले ये 4500 रुपये रिफंड कर देंगे, आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
यानी कि अगर आप इनकम टैक्स के टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं हो, उसमें आपको टैक्स भरने के लिए लाइबल ही नहीं हो, तो आपको ये पैसा वापस भी दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, मिल जाएगा पैसा। ठीक है, ओके। और इन केस अगर आप बाद में पैसा नहीं चाहते, यार ये क्या चक्कर है, मुझे तो पैसा 6-7 महीने बाद मेरा पहले काट लो, फिर 6-7 महीने बाद इनकम टैक्स वाले वापस देंगे, नहीं मुझे ये फंडा नहीं चाहिए। कोई ऐसा क्लोज है जिससे मैं बैंक को पहले ही बता दूं कि भाई साहब मेरी इनकम है ही नहीं इतनी कि मेरा इस पे इनकम टैक्स बनता है, तो आप मेरे इस पे इनकम पे, मेरे इस इनकम पे टैक्स काटो ही ना। तो हाँ जी, क्लोज है। क्लोज ये है कि आप बैंक में जाकर एक फॉर्म जो है, जिसको हम 15G15H फॉर्म कहते हैं, ये नॉर्मल और ये सीनियर के लिए होता है। ये फॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए और नॉर्मल आप जैसे मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए। तो 15G15H फॉर्म जो है वो आप बैंक में जाके सबमिट करा सकते हो, और इस 15G15H फॉर्म को सबमिट कराकर आप यहाँ पर ये डिक्लेरेशन देते हो कि मेरी जो इनकम है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, इसलिए मेरा इस पे भी टैक्स ना काटा जाए। तो बैंक आपका 15G15H फॉर्म जो है सिस्टम में पंच करता है, और इस 15G15H फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंश्योर करता है इस चीज को, और यहाँ पर आपका फिर टीडीएस जो है नहीं कटता है, टैक्स नहीं कटेगा। इवन फिर चाहे आपकी इनकम जो है इंटरेस्ट से, जो एफडी पे इंटरेस्ट से इनकम 40,000 से या फिर 50,000 से ऊपर ही क्यों ना हो, तब भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपने 15G15H दे दिया है तो। ओके, ये आपको मैंने पूरा पूरा ये टैक्स का फंडा भी बता दिया। ओके, ये जो इनकम मैंने बताई थी, इनकम टैक्स अकॉर्डिंग एनुअल इनकम पे टैक्स लगता है, मंथली इनकम पे टैक्स नहीं लगता है ना। तो ये एनुअल इनकम थी 2 लाख रुपए। ओके, चलो अब मुझे बताओ कुछ और बचा है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। प्रिंसिपल अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता, प्रिंसिपल अमाउंट पे कभी टैक्स नहीं लगता। आप जो कमाई करोगे, इनकम अर्न करोगे, उसी पे टैक्स लगता है। हाँ बिल्कुल, 15G15H यहाँ पर, 15G नॉर्मल, 15H सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन में जो भी सीनियर है। मंथली इनकम मेरी 50 लाख रुपए। 15G15H का मतलब ये है कि अगर आपको टैक्स नहीं कटवाना है अपना फिक्स डिपॉजिट पे, आपका जो आप इनकम आपकी इनकम टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग नहीं बनती है, उस पर टैक्स नहीं बनता है, तो आप बैंक में जाकर 15G15H जमा करा दीजिए, फॉर्म जमा करा दीजिए। आपका जो टीडीएस ये जो 10% कट रहा है वो नहीं कटेगा, वो बंद कर देंगे। ठीक है, मेरी एज 58 ईयर्स। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। संतूर पापा। पेपर पे टैक्स कटेगा, हाँ जी लगेगा, टैक्स कटेगा। तो कुछ नहीं, मैं 5 करोड़ टैक्स भरता हूँ मंथ का। हुआ जी। सर आप पटना आ रहे हो? बिल्कुल आ रहे हैं पटना, 21 तारीख को आ रहे हैं पटना। हाँ जी विवेक, लगेगा, टैक्स कटेगा। जिस बंदे ने एफडी करी है और वो चल बसे, तो उसकी एफडी में अच्छा खासा पेमेंट वो कैसे रिकवर होगा जिसपे। नहीं, जैसे पहले बताया था वही है, नॉमिनी है, लीगल हेयर्स हैं, बस वही करेंगे। जैसे हमने पहले डिसीज क्लेम का आपको कंसेप्ट बताया था ना, सेम वही कंसेप्ट इसमें है। हाँ, पटना आवत बानी सर जी, बिल्कुल। मैंने कल सही लिखा था ना, है ना, मैं तो डर रहा था। मैंने गूगल ट्रांसलेट पे लिखा, मैंने कहा यार पटना वी आर कमिंग, बिहार वी आर कमिंग, ऐसे करके उसने लिख तो दिया। मैंने कहा यार मुझे गलत क्यों लग रहा है ये, है। फिर मैंने कहा चलो ढाल ही देते, लिख तो देते। लिख दिया। फिर आप में से रात को काफी बच्चों ने बताया कि नहीं सर सही लिखा था। मैंने कहा, चलो शुक्र है, गलती नहीं। आप आओ बस। अच्छा, आप आओ बस मतलब क्या, वहां क्या डंडे तैयार हैं तेल लगाकर? लिखा तो ऐसे, पटना आओ बस आप, है ना, ना आगे इमोजी लगाई, ना आगे कुछ लगाया। भाई साहब ये वो बात होगी, रुको मत, जाने दो।
रुको कोमा मत जाने दो ना। नहीं यार, इनकम टैक्स कितना लगेगा वो के मैं बताऊंगा तुम्हें। इस पूरे इस कोर्स में एक और चैप्टर शेड्यूल है जिसमें इनकम टैक्स, एक आपने देखा होगा शायद, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम करके एक चैप्टर शेड्यूल है। तब मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, क्या क्या एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट चीजें जो आपको याद है करनी। ओके। बताएंगे बताएंगे, हर एक जगह आएंगे, टेंशन मत लो। जयपुर भी आएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, सब जगह आएंगे, एक एक महीने में हर एक जगह आते रहेंगे, है ना। इस महीने हम पटना आ रहे हैं, अगले महीने कहीं और आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, है ना। मैडम भी आएंगी। मैडम से तुम्हें क्या कराना है? अच्छा, मैडम आएंगे तभी आओगे? मैडम नहीं आएगी तो नहीं आओगे? हैं? ये बताओ पहले। हाँ जी, हर्षल सर भी आएंगे। कौन सी फ्लाइट से पिकअप करने हो गया? अच्छा, पिकअप। हमें तो भाई साहब 20 तारीख को शाम को पहुंचे, हमें तो डिनर की जरूरत है ना। मैं सोच रहा हूँ ऐसे पैसे वैसे लगाऊंगा, जब वहां पर इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, डिनर के काहे को पैसे लगाने, है ना। वो तो डिनर बताओ किसके घर पर आए हैं। लेकर थोड़े, डिनर कहाँ लेकर आओगे, हम तो घर पे आएंगे आपके। लेकर काहे को आना, हम तो घर आना चाहते हैं, लेकर थोड़ी ना आओगे कहीं। मैक्सिमम कितने तक इंटरेस्ट पर? 15 थी 15, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इनकम के ऊपर है, आपका इनकम कितना है आपका, है ना। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हो तो आप 15 जी 15 फॉर्म फिल कर सकते हो। घर वाले पूछेंगे लड़का पढ़ता है नहीं, इसलिए। वो तो हमें क्या पता तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। हमने कौन सा तुम्हारे घर आके झांक के देखा है। मुझे क्या पता कि तुम मोबाइल में, एक मोबाइल में तुम ये क्लास ले रहे हो, ऊपर से नोटिफिकेशन में धीरे धीरे तुम चैट कर रहे हो किसी के साथ, तो मुझे क्या पता तुम्हारा। हम कैसे बता देंगे लड़का पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, है ना। अब हमें क्या पता कि तुम यहाँ पर कोई साथी संगनी तुम्हारी इस क्लास में मौजूद है और तुम कोड वर्ड में चैट कर रहे हो एक दूसरे से, मुझे क्या पता, है ना। होगा ना कोई तो होगा, किसी ना किसी का तो होगा ना, साथी संगनी क्लास के अंदर ही। जैसे उसका मैसेज आ जाता होगा वैसे ही चेहरे पे रौनक आ जाती होगी। फिर अगर कोई क्वेश्चन वो पूछ लेना, अगर मेरी क्लास में वो क्वेश्चन पूछ लिया होगी साथी संगनी ने, फिर बाद में उसको क्लास के बाद मैसेज जरूर करते थे, अरे पगली तेरे को इतना भी नहीं मालूम था, ये तो मेरे से पूछ लेती, सर से पूछने की क्या जरूरत थी, है ना। बहाना चाहिए बात करने का। मैं तेरे को बताता हूँ, तू मेरे को कॉल कर, मैं तेरे को बताता हूँ इसमें क्या था कंसेप्ट, है ना। चाहे उसको समझ आ गया हो मेरी बात, मेरे से उसको समझ आ, लेकिन फिर भी कॉल करके तुम उसको बताओगे, नहीं नहीं मैं समझाता हूँ तुम्हें। यार मेरे आगे से मेरे से पूछ लिया कर, तू सर से मत पूछा कर, ऐसे ना फिर क्लास और ज्यादा खिंच जाती है। क्वेश्चन मत पूछा कर, कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछ लेगा, मेरे को सब आता है। मैंने सर का कोर्स पहले 5 बार कर रखा है। पास में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मुझे आता सब है ना। सही कह रहा हूँ, क्या सर क्या है इसमें, सच है। जो लिखते हैं ना सिंगल है, वही सबसे ज्यादा पंगा होता है उन्हीं का ही। ये सिंगल सिंगल करते ही, सिंगल 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 है वो क्लास की सबसे ना, जो टॉप लेवल की लड़की होती है ना, वही सिंगल सिंगल करते हुए टॉप लेवल की लड़की को ले जाते हैं। वो बेचारे मिंगल मिंगल वाले भी सोचते रहते हैं, अरे यार ये कब ले गया पीछे से हमारे, समझ नहीं लगती।
हम सिंगल सिंगल समझ रहे थे, ये मिंगल हुआ पता ही नहीं लगा कब हो गया, शादी भी कर ली, हमें मामा भी बना दिया। सब हेडफोन्स लगा लो। अरे मेरी क्लास में हेडफोन लगा कर कराया करो मेरी क्लास। अच्छा, मैंने इस क्लास की पहली क्लास में बताया नहीं था क्या? तो मैं बता देता हूँ वैसे हमेशा अपनी पहली क्लास के पहले कुछ मिनटों में ही मैं डिस्क्लेमर जारी कर देता हूँ कि मेरी क्लास को हेडफोन के बिना ना देखा जाए, ना सुना जाए ना, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी गड़बड़ हो सकती है। वो फिर मैं फ्लो फ्लो में बोल देता हूँ, वो मेरे हाथ में भी नहीं रहते, वो मेरे बस में भी नहीं रहती वो चीज। चलो चलें आगे चलें, रेकरिंग डिपॉजिट पे। बिल्कुल आएंगे, हरियाणा भी आएंगे। हाँ फिर तो लगेगा टैक्स, फिर कटेगा, फिर 15G 15H नहीं बनता। अच्छा, अगला कंसेप्ट है रेकरिंग डिपॉजिट का। देखो, रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट में अगर आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, अगर आपके पास कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, जिस फिक्स अमाउंट पे यहाँ पर आप पैसा देना चाहते हो और एक फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हो, आपके पास नहीं है भाई 10,000 5,000 पे 20,000 पे, आप फिक्स डिपॉजिट नहीं कराना चाहते, आप ये चाहते हो कि पर मंथ में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो जमा करवाता रहूं, ठीक है, एक रेगुलर हैबिट मेरी बनी रहे पैसे को जमा कराने की, और मुझे जो ब्याज है वो ब्याज भी मुझे इक्वलेंट टू फिक्स डिपॉजिट मिलता रहे, तब मेरे पास एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का कंसेप्ट देखने को मिलता है। तब मेरे पास रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का कंसेप्ट देखने को मिलता है, अगर मैं पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा जमा कराने की एक हैबिट डालना चाहता हूं तो, और मुझे ब्याज सेविंग का नहीं, मुझे फिक्स डिपॉजिट का ब्याज चाहिए, तो वही रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब ये होता है बार 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 डिपॉजिट कराना, दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है। अब जो रेकरिंग डिपॉजिट कंसेप्ट है, इसमें आप कम से कम 10 रुपए से लेकर मैक्सिमम कितना भी पैसा जमा करा सकते हो, और इसमें मिनिमम पीरियड जो होता है वो 6 मंथ्स का होता है, मैक्सिमम पीरियड आपका 10 साल का होता है। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेम टू सेम हूबहू आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया जाता है सेविंग में, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें फिक्स डिपॉजिट में भी दिया जाता है। प्री मैच्योर और जो मिड टर्म विड्रोवल है, प्री मैच्योर है, वो यहाँ पर इसमें अलाउ तो किया जाता है कुछ बैंक्स के द्वारा, और जिनके द्वारा अलाउ किया जाता है तो वो पेनल्टी भी इस पे चार्ज करते हैं। और रेकरिंग डिपॉजिट में जो भी पैसा है, वो पैसा या तो आप मैन्युअली जमा कराइए हर एक महीने, या फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नाम का एक क्लोज होता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने खाते में ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हो जिससे आपके खाते से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है और दूसरे अकाउंट में पहुंच जाता है, जिसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो वो आपके खाते में पैसा ऑटोमेटिकली, आपने कह दिया कि मेरे खाते में 1,000 रुपए जो है हर एक मंथ कटने चाहिए, और 1,000 रुपए कटकर हर एक मंथ आरडी अकाउंट में, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जाना चाहिए, तो आपके अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दी जाएगी, 1,000 रुपए इस पर्टिकुलर डील को आपके खाते से कट कर ऑटोमेटिकली रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में चले जाया करेंगे। और आपने 1 साल का आरडी कराया है तो 1 साल बाद वही आपको सारा का सारा पैसा जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें जो मिनिमम अमाउंट है 10 रुपए है, और मैक्सिमम कितनी में हो सकती है, इसमें जो पैसा जमा कराने की फ्रीक्वेंसी होती है जो हर एक मंथ में होती है, आप कितना पैसा जमा करा सकते हो, इसमें पैसा जो है मल्टीपल्स के हिसाब से जमा होता है। दो तरह की आरडीज होती हैं, पहली आरडी होती है फिक्स्ड आरडी, दूसरी होती है वेरिएबल आरडी। फिक्स आरडी मतलब आपने कह दिया कि 1,000 रुपए पर मंथ का जमा होगा,
तो 1000 रुपए ही पर मंथ का जमा होगा, ना ही कम ना ही ज्यादा। अगर आपने वेरिएबल आरडी का ऑप्शन दे दिया, वेरिएबल आरडी का मतलब ये है कि उसमें जो है वो पैसा जो है वो वेरिएबल फॉर्म में जमा होगा। वेरिएबल फॉर्म में मतलब कि उसमें अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए की एफडी करा दी, तो 1000 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम अप टू 10 टाइम्स और 5 टाइम्स वेरी करता है बैंक टू बैंक। सो 5 टाइम्स और 10 टाइम्स मैक्सिमम यहां पर उसमें जमा करवाया जा सकता है पैसा। मैक्सिमम 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स, यानी कि 1000 से लेकर 5000 रुपए तक पैसा जमा कराया जा सकता है उसमें। मल्टीपल 1000 रुपए की ही रहेंगे, यानी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इस तरह से उसमें पैसा जमा कराया जा सकता है। 10 गुना होगा तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000। मतलब किसी महीने आप 1000 करा रहे हो, किसी महीने 2000 करा रहे हो, किसी महीने 7000 करा रहे हो, किसी महीने 10,000 करा रहे हो, फिर किसी महीने 1000 रुपए करा रहे हो। तो वेरिएबल में ये आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन मल्टीपल जो है वो मल्टीपल देखना पड़ता है कितना रहेगा। मान लीजिए आपने एक फिक्स आरडी 500 रुपए जमा करा दी, तो 500 के मल्टीपल हो जाएंगे। 200 रुपए की आरडी जमा करा दी तो 200 रुपए के मल्टीपल में आपका पैसा जमा होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 टाइम्स और दी 10 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से यहां पर वेरिएबल रेकरिंग डिपॉजिट काम करता है। और यही है बस यही है यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट का कंसेप्ट। इसके अलावा रेकरिंग डिपॉजिट में और कुछ नहीं है। बाकी इंटरेस्ट का कंसेप्ट, टैक्स टीडीएस कटने का कंसेप्ट जो था, प्री मैच्योर का कंसेप्ट, वो सेम टू सेम हूबहू जो मैंने अभी फिक्स डिपॉजिट का समझाया था, सेम वही रहता है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट सेम टू सेम आरडी पर भी अप्लाई होता है, हूबहू, कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। वेरिएबल आरडी के प्रॉफिट, प्रॉफिट अपने आप ही, अगर आपके पास पैसा नहीं है फिक्स देने के लिए, आपके पास पर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा है, तो आप करा सकते हो, आपको एफडी का ब्याज चाहिए तो। ठीक है, ओके। अगर ओवरऑल बात करें तो आपको ऑब्वियस एफडी पे ज्यादा ब्याज मिलेगा, आरडी पे थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। एक आप पहले दिन ही 10,000 रुपए जमा करा दो, 12,000 रुपए जमा करा दो, 12,000 रुपए आपको ब्याज पूरे साल का मिलेगा। एक आप हजार हजार रुपए करके पर मंथ जमा करा रहे हो, साल भर बाद 12,000 होता है, तो उस पर इन कंपेरिजन टू द एफडी थोड़ा सा कम ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो आप आरडी में, बिल्कुल कर सकते हो ऑनलाइन। हाँ, पोस्ट ऑफिस में भी है ये क्लोज। पोस्ट ऑफिस का मुझे वेरिएबल का नहीं पता, वेरिएबल है क्या नहीं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी ये स्कीम होती है। ओके, समझ में आ गया। पेनल्टी लगेगी, लगेगी। अगर इन केस अगर आप प्री मैच्योर कराते हो पेनल्टी लगेगी। और अगर इन केस प्री मैच्योर नहीं, अगर आपने बीच में इन केस कभी आपने जमा कराना छूट गया, आपने पैसा ही छूट गया, जमा ही नहीं करवा पाया बीच में, तब भी आप पे पेनल्टी लगाता है बैंक। ठीक है, एफडी करनी चाहिए, आरडी करनी चाहिए, ये तो देखो आपकी खुद के पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बस इतना कहूंगा कि आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा आपके पास सेव होना चाहिए, लिक्विड फंड्स में होना चाहिए, कि 6 महीने आपके सर सकते हैं। आपकी सैलरी का 6 महीने इक्वलेंट पैसा जो है वो आपके पास एज अ सेफ फॉर्म में होना चाहिए। सेफ फॉर्म में कौन सा होता है? लिक्विड सिक्योरिटी। लिक्विड कौन सी होती है? जो बड़ी ही तुरंत आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एफडी, आरडी। आप इनको कभी भी जाकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला असूल यही है कि आपकी जो सैलरी है उसका 6 महीने इक्वलेंट, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, तो 6 महीने नहीं 3 लाख रुपए आपके पास एटलीस्ट एक लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। उसके बाद आप फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई मतलब उसके बाद फर्दर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हो। क्या टैक्स प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे आपके लिए, एक इसी कोर्स में एक लेक्चर शेड्यूल होगा, देखना लास्ट लास्ट में, उसमें लिखा होगा टैक्स, उसमें लिखा होगा प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करके लिखा होगा, है ना। तो तब मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। आरडी की टाइम लिमिट नहीं, वही बैंक की सेम है, अभी बताया ना, 6 महीने 10 साल लिखा भी हुआ। लिक्विड फॉर्म मतलब कि जो चीज क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सके। अपने पिछली स्लाइड में 4050 क्यों लिखा? थोड़ा विश्वजीत, मैं वो बहुत बड़ा कंसेप्ट था, मैं उस कंसेप्ट को पूरा नहीं समझाऊंगा आपको ना। वो आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, कहीं पर भी आपको लगता है ना कि मैंने नहीं समझ में आया, तो उस पॉइंट की रिकॉर्डिंग देख लो यार। मतलब थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो मैं समझा दूं, ये पूरा टॉपिक था यार, इसको दोबारा से रिपीट करना बहुत समय ले लेगा। आरडी रिन्यूअल नहीं होता, आरडी का आरडी खत्म ही होती है। ठीक है,
ठीक है, चले आगे चले। हाँ, पहले दिन आपको आरडी बतानी पड़ती है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, वो बतानी पड़ती है। ओके। आरडी आरडी में कन्वर्ट करा, बिल्कुल, करवाने को क्या, कन्वर्ट क्या कराना, आरडी का पैसा इकट्ठा हुआ 12,000 रुपये, मान लीजिए साल का इकट्ठा हो गया, 12,000 की एफडी करा दो, बस यही है कन्वर्जन। तो खाते में, सेविंग खाते में पैसा आएगा ही आएगा, सेविंग से एफडी करा सकते हो। सी क्लास 10.5। तो सीएमए कर लेते, चलो अच्छी बात है, कर लेते तो। चलो सर, कहाँ चले बताओ। यार मन तो नहीं है यार आगे चलने का। मूव ऑन करें, क्या करें मूव ऑन करके, वो छोड़ के चली गई। ओके, एक ना मिस्टर एक्स थे, ठीक है, एक एक मिस एक्स थी, ठीक है, मिस एक्स। सो यहाँ पर वो मिस एक्स की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, एक बार कहानी मुझे सोचने तो दो, मैं सुनाऊं क्या, लिख तो दिया, कहानी सुनाऊं क्या। अरे मैं कंसेप्ट, अगला टॉपिक उठा रहा हूँ, मैं, तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसी कहानी बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा, मैं अगला टॉपिक उठा रहा हूँ। अगला टॉपिक हम कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और उसमें एक्स की कहानी सुनाते हैं तुम्हें। अब मुझे कहानी बनाने तो दो, 1 सेकंड दो तो सही। कोई बनने नहीं रही कहानी, चलो। एक मिसेस एक्स थी, मिस एक्स। उन्होंने यहाँ पर एक काम शुरू किया। किस चीज का काम शुरू किया? उन्होंने काम शुरू किया कपड़े धोने का, लोगों के, ठीक है, कपड़े धोने का। बढ़िया दुकान वुकान खोल ली है ना, और अच्छे से खोल ली, और कपड़े धोने शुरू किए, लोगों से कपड़े आते थे, कपड़े धोते थे बढ़िया से, है ना। मैं भी एक दिन चला गया था वहां पर कपड़े धुलवाने के लिए, मुझे पता नहीं था मिस एक्स की दुकान है ना वो। लेकिन मुझे जब गया तो मैंने कहा कि चलो, है ना, बढ़िया बात है ना, काम धंधे लग गई है मिस एक्स अपनी, है ना, अच्छी बात है, लोगों को तरक्की देखकर खुशी होती है कई बार, राइट। सो खुशी हुई अगले की तरक्की देखकर अपनी, है ना। तो मैंने भी उसको फिर सोचा कि चल अपने भी कपड़े धुलवा लेते हैं ना, अपने कपड़े दे दिए। ऐसे ही करके काम बढ़िया चलता रहा, अपने भी जाते थे, बात बात हो जाती थी, पुरानी बातें, नई बातें, सब चीजें होती रहती है। वो भी हमारे बारे में पूछती थी, हम भी उसके बारे में पूछते थे ना। उसकी शादी अभी हुई नहीं थी, हमारी तो शादी होकर बच्चा भी हो गया था ना। लेकिन वैसे केस उल्टा होता है कि उसकी शादी हो जाती है, हम कुंवारे रह जाते हैं, लेकिन मेरे केस में थोड़ा उल्टा था, है ना। उसकी शादी नहीं हुई थी, हमारी हो गई थी, तो थोड़ा सा दिल कम दुख रहा था, है ना, उसका ज्यादा दुख रहा था। एक दिन हम साथ में ले गए गुड़िया को, हमने कहा कि देखो देखो मासी तुम्हारी, है ना, वो भी खुश हो गई, है ना। मासी कहने से कोई वो नहीं होता ना, ऑफेंड नहीं होती लड़की, है ना।
तो वो कहते हैं ना, साली तो आधी घरवाली होती है, इसलिए ऑफेंड नहीं होती। तो ये तो मासी, अब बच्ची को भी पहचान आ गई, मासी है वो हमारी, हम भी खुश अंदर से, दिल दिल में, चलो अच्छी बात है, चलो ना। लेकिन एक दिन खबर आई अखबार में कि मिस एक्स जो है वो पकड़ी गई, पकड़ी गई, अखबार में खबर आई। इसलिए पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ लिया, ईडी ने पकड़ लिया उसका, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। इसलिए पकड़ लिया कि भाई साहब वो काला धन, काला धन के केस में ईडी ने मिस एक्स को पकड़ा। मैं तो मन मन खुश हो गया, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कहीं हम इसके साथ लगे नहीं, नहीं तो आज हम भी जेल की हवा खा रहे होते, है ना। तो अब इस एक्स, मिस एक्स को पुलिस ने, ईडी ने पकड़ा क्यों? ठीक है, मतलब कपड़े धोने के चक्कर में पकड़ लिया, ऐसा क्या मिस एक्स ने किया था? कुछ तो किया होगा मिस एक्स ने, तभी तो पकड़ा है, ऐसे थोड़े ना पकड़ा है। अब क्या किया उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा विस्तार में जानने की कोशिश की, और जब भी विस्तार में समझा तो मुझे एक बड़ा ही इसके पीछे का बड़ा एक गजब खेल समझ में आया, और वो खेल मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। मिस एक्स क्या किया करती थी, जब भी कोई पर्सन उसके पास कपड़े धुलवाने आता था, मान लीजिए उसका बिल 500 रुपये बनता है, ठीक है, उससे 500 रुपये ले लेती थी, 500 रुपये ले लेती थी, लेकिन और उसको यहां पर जो बिल है वो भी 500 रुपये का दे दिया जाता था। लेकिन जो अब जैसे ही वो पर्सन बाहर निकलता था, उसका जो बिल होता था, बिल की एक कॉपी उसको दी जाती थी, बिल की एक कॉपी अपने पास रखी जाती थी, ठीक है। अब यहां पर जो बिल की एक कॉपी उसको दी गई, बिल की एक कॉपी अपने पास रखी गई, तो जो उसको दी गई उसका कोई मतलब नहीं, और बिल की जो कॉपी अपने पास रखी गई तो उसको फाड़ दिया जाता था, वैल्यू नहीं है। एक नया बिल जनरेट किया जाता था 1,000 रुपए का, ठीक है। 500 रुपए तो मैंने उनको दिए, और बिल आया 1,000 रुपए का। अब जब 1,000 रुपए का बिल आया, तो यानी कि शाम को मेरे पास ऐसे ही ना जाने कितने बिल्स और कितने पैसे इकट्ठे हो गए। तो तकरीबन शाम को मेरे पास पैसे जो गल्ले में, जो मेरे पास दुकान में इकट्ठे हुए मिस एक्स के पास, वो 50,000 रुपये इकट्ठा हुआ, और उन्होंने बिल जो काटा, बिलिंग जो की वो 1 लाख की। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 2 इस कोर्स का मैं आ जाऊँ थोड़ा। जब मेरे पास 1,000 रुपए के मैंने बिल कट किए हैं, तो इसका मतलब मुझे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने हैं मुझे, चाहे आगे प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वह बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो उसमें 1 लाख रुपए के हिसाब से बनाऊंगा, बिल के हिसाब से आगे आगे ट्रांजेक्शन चलेंगी, चलेंगी क्या नहीं चलेंगी? सही कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट याद करो, है ना। तो 1 लाख रुपए के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन चली आपकी सारी की सारी, इसी 1 लाख को मैंने यहां पर ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक में भी, बैंक में भी इस 1 लाख रुपए को मैंने जमा कराया। मुझे कराना पड़ेगा, मुझे दिखाना तो पड़ेगा 1 लाख रुपए मेरे पास आए, तभी तो 1 लाख रुपए की आगे ट्रांजेक्शन होंगी। तो बैंक में उसने 1 लाख रुपए जमा करा दिए। एक्चुअल में कितने पैसे आए थे उसका? 50,000 आए थे। बैंक में कितने जमा कराए उसने? 1 लाख रुपए जमा कराए। कराए कि नहीं कराए? अब आप में से दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 50,000 बाकी आया कहां से? कस्टमर ने 50,000 दिया, बैंक में जमा कराया 1 लाख। 1 लाख क्यों जमा कराया? क्योंकि बिल के इक्विवेलेंट पैसे जमा कराना था, कि बिल में तो यही लिखा था ना कि 1 लाख रुपए मेरे पास आया है, आया तो 50,000 था, लेकिन 1 लाख रुपए दिखाया था, तो 1 लाख रुपए बैंक में मुझे जमा कराना जरूरी था। तो जो 50,000 जो मैंने और एक्स्ट्रा जमा कराया है, ये पैसा मैंने, मिस एक्स ने, मिस एक्स ने यहां पर कहां से कमाया था? मिस एक्स जो है वो यहां पर काम करती थी ड्रग्स बेचने का। भाई साहब सच में बच गया मैं, इसलिए कहता हूं जो गई सो गई, है ना। बस गई तो गई, अगली बस आ जाएगी, टेंशन मत लिया करो, है ना। मेरी वाली मिस एक्स ऐसी निकली, ड्रग्स बेचती थी भाई साहब, बच गए हम तो। अभी कहीं पर फूक रहे होते, क्लास ना ले रहे होते तुम्हारी। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है ना? सर ड्रग्स बेचती थी वो,
शुक्र है बच गए। सो ड्रग्स बेचकर 50,000 रुपये वो कमा लेती थी रोज का, है ना। उसके बाद कपड़े धुलवाने आते थे, कपड़े धुलवाने के थब्बे के अंदर रुपए डाल के रखते थे और कपड़े धोकर वापस दे देती थी। उन कपड़ों के अंदर ही किसी ना किसी शर्ट की पॉकेट में ड्रग्स डाल के दे देती थी। ठीक है, ये धंधा चल रहा था बढ़िया, कपड़े धोने की आड़ में। सो अब लेकिन 50,000 रुपये जो ड्रग्स से कमाती थी वो क्या था, इलीगल था, इलीगल था। अब इलीगल पैसे को कहीं पर आप दिखा सकते हो कि मैं ऐसे जोर जोर चिल्ला तो सकते नहीं कि मैं इलीगल पैसा कमाता हूं, मैं ड्रग्स बेच के पैसा कमाता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, नहीं ना। सही बात है ना। तो मुझे किसी तरह से उसको दिखाना पड़ेगा ना, किसी ना किसी तरह से मुझे उसको सामने लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ओपनली तो दिखा नहीं सकता। अब एक कंसेप्ट को इसको साइड में रखते हैं। अब एक कंसेप्ट और लेकर आता हूं, एक कंसेप्ट नहीं लेकर आता, एक स्टोरी और लेकर आता हूं साथ में, जो आपने शायद देखी होगी। आपने एक मूवी देखी होगी धूम नाम की, पहली, जिसमें जॉन इब्राहिम था, जिसमें अक्षय अक्षय अभिषेक बच्चन था, उदय चोपड़ा था, है ना। जिसमें जिसमें जॉन इब्राहिम पिज्जा डिलीवरी बॉय, पिज्जा की दुकान पर काम करते थे। सबसे पहली धूम, जिसमें ईशा देओल भी थी, धूम मचा ले धूम, टन 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 टन, है ना वो वाला, समझ गया। वो धूम जो थी उस मूवी में, यहां पर आपको एक सीन बताता हूं, अगर नहीं देखी तो। उस मूवी में ये जो जॉन इब्राहिम और उसके साथी होते हैं, जो पिज्जा की दुकान पर काम करते हैं, ये चोरी किया करते थे। ठीक है, उनमें से एक साथी जो था, अब जॉन इब्राहिम का साथी था, उसमें से एक साथी एक दिन बड़ी ही लंबी चौड़ी एक बढ़िया लाल कलर की एक ओपन छत वाली गाड़ी ले आया, खरीद ली उसने गाड़ी। ठीक है, ओके। और वो गाड़ी जॉन इब्राहिम कहता कि मुझे टेस्ट करनी है, मुझे चलानी है। जॉन इब्राहिम ने उस गाड़ी को फुल स्पीड पे चलाया और जाकर गाड़ी से कूद गया और गाड़ी गई खाई में। और जॉन इब्राहिम ने यहां पर बोला अपने दोस्त को कि मैंने ये तेरी गाड़ी खाई में इसलिए फेंकी है क्योंकि कल को अगर तू ये गाड़ी लेकर सड़क पे उतरेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि एक पिज्जा की दुकान पर काम करने वाले लड़के के पास इतनी महंगी गाड़ी कहां से आ गई, और हम पर वो शक करेंगे। ये जॉन इब्राहिम बोलता है। वही सेम चीज यहां पर है। मिस एक्स अगर ये दिखाती है कि मैं 50,000 रुपए तो लॉन्ड्री से कमाती हूं, लेकिन वो खर्चा करती है कितना, 80,000 के हिसाब से, है ना, 80,000 के हिसाब से खर्चा करती है ज्वेलरी व्वेलरी डेली बेसिस पर, है। नया मोबाइल आईफोन 14 प्रो मैक्स एकदम से, है ना, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया, कमा रही है 50,000 रुपए, खर्चा कर रही है लाख रुपए के हिसाब से। तो इसलिए उसको इस चीज को दिखाना जरूरी है कि मैं 50,000 नहीं कमा रही, मैं 1 लाख कमा रही। तो इसलिए यहां पर वो 50,000 की बजाय वो 1 लाख रुपए के बिल काट देती है, उसको पूरा पूरा एकदम से सही साफ सुथरा कर देती है। दिखाती ऐसा है कि मैंने जो कपड़े धोने का काम किया है उससे मुझे 50,000 नहीं, मुझे लाख रुपए बन रहा है। और लाख रुपए को ही बैंक में ट्रांजेक्शन को जमा करा के सारी चीजों की बैलेंस शीट में लाख रुपए ही सिस्टम में दिखाती है। और अपना जो इलीगल चीजों से कमाई पैसा कमाया गया है इलीगल सोर्सेज से, उसको वो लीगल करती है, उसको वो सही साफ सुथरा करती है। और इसी चीज को यहां पर हम क्या कहते हैं, इसी चीज को यहां पर हम कहते हैं काले धन को सफेद धन करना, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी वो पैसा होता है जो कि आप किसी इलीगल सोर्सेज से कमाते हो। इलीगल सोर्सेज से कमाए हुए पैसे को लीगल वे में कन्वर्ट कर देना, ताकि ऐसा लगे कि पैसा हमने लीगल वे में कमाया है। और उस चीज को कन्वर्ट करके जो लीगल वे में पैसा होता है उसको कहते हैं व्हाइट मनी। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक तरीका जो होता है, उसी तरीके को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, या फिर सिंपल सरल भाषा देसी भाषा में हम हवाला कहते हैं। तो ये मुझे मेरी मिस एक्स ने ये चीज सिखाई थी, मुझे कंसेप्ट उसने सिखाया था। ठीक है, मैं इस जी हाँ भाइयों और बहनों,
आप सबके सामने एक पेशे खिदमत है मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट, जिसके लिए मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा मेरी मिस एक्स को। उन्होंने, अगर वो मेरी जिंदगी में ना होती तो आज मैं ये कंसेप्ट आपको सिखा ना पाता। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये मेरा कंसेप्ट मिस एक्स ने मुझे सिखाया था, जिसका श्रेय मैं उनको देना चाहूंगा। धन्यवाद। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, देसी भाषा में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके। सर आपका आज बहुत बढ़िया है, अगर आप स्टोरी पढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं स्टोरी में तो पढ़ा देता हूँ, उसके लिए मुझे 10-15 ब्रेकअप करने पड़ेंगे यार, है ना, इसलिए 10-15 ब्रेकअप करते हैं, है ना। चलो अगला जब लोन का कंसेप्ट समझाऊंगा ना, तब ये बोलूंगा कि मेरी एक मिस वाई थी, वो मेरे से लोन लेके भाग गई। मैंने उसके घर पे छापा मारा, छापा क्या, उसके घर की बिक्री करवा दी मैंने, है ना, कुर्की करवा दी, ऑप्शन करवा दिया उसके घर के, मेरे को छोड़ के भागी थी, है ना। ला भाई, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी कि तेरा घर को तो मैं बेच के रहूंगा। वो भी आएंगे, है ना। सर बस स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। हाँ बुलाता हूँ मैं जावेद अख्तर साहब को, है ना, स्टोरी लिख कर देंगे, कहेंगे मेरे बच्चे ना थोड़े से वो कहते हैं स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तो आप ही लिख दो कुछ ना कुछ स्टोरी जावेद अख्तर साहब, है ना। या फिर सलमान खान के पिताजी को बना बुलाता हूँ, कोई शोले जैसी स्टोरी लिख देंगे। फिर जो मेरी मंथली सैलरी है ना, जो अन अकेडमी मुझे देता है, शायद उससे भी उनकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है उसके पैसे ना पूरे हो, मुझे उनके घर पे कहीं कपड़े धोने जाना पड़े। कुछ भी बोला आदमी मस्त हो, मतलब कुछ भी बोलो आदमी मस्त हो, आदमी मस्त हो तो ठीक है, कुछ भी बोलो का क्या मतलब होता। चलो आज की क्लास को यहीं एंड करता हूँ, जिसने जाना है जा सकता है, ठीक है, जिसने रुकना है कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अभी ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का, अभी चलेंगे। अभी थोड़ा ये तो मैंने देसी भाषा में आपको समझाया था, थोड़ा टेक्निकल वे में आपको समझाऊंगा मैं। आज एक क्लास हो रहा है ना। आज नहीं है, सच आज नहीं है, कल है। कल 11:30 बजे क्लास है ना। आज नहीं है। आज जेआईबी की क्लास है 1 बजे। आज जेआईबी की 2 क्लासेस है। ठीक है, चलो। केवाईसी इसी में आएगा बच्चा। ये मनी लॉन्ड्रिंग समझाऊंगा, इसी मनी लॉन्ड्रिंग से केवाईसी लेकर चलूंगा, वो कल की क्लास में समझाऊंगा। ओके। करते हो एक लोग एक दिन एक एक्स्ट्रा क्यों रखते हैं, वो ये होगा ना, ये देखो। हाँ ये देखो, ये वाला कंसेप्ट है उसके पीछे, ये वाला। अगर मैं मान लीजिए 2 साल की एफडी कराता हूँ तो मुझे 6.80 मिलेगा, मतलब कि अगर मैं 2 साल से कम की कराता हूँ, तो मैं 2 साल या उससे ज्यादा की कराता हूँ तो 7% मिलेगा। तो इसलिए बंदा क्या करता है, एक दिन की और करवा लेता है एफडी, ताकि उसको ज्यादा ब्याज मिल जाए, नथिंग एल्स। सी क्लास 10:30 बजे बच्चा, 10:30 बजे करेंगे। ठीक है, आज वीकली करंट अफेयर्स भी लूंगा, है ना, आज वीकली भी लूंगा। 7:30 करेंगे। री इन्वेस्टमेंट का मतलब वही होता है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट दोबारा से इन्वेस्ट कर दी, ब्याज आपने ले लिया और आपने प्रिंसिपल अमाउंट दोबारा इन्वेस्ट कर दी। इसमें लिखा हुआ है, पीडीएफ में मैंने अटैच कर रखी है, उसमें सारी चीज जो मैंने बताई है ना आज, सारी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग को छोड़ के बाकी सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पर देखो, एएलएम भी लिखा है, री इन्वेस्टमेंट भी लिखा है, फ्लेक्सी डिपॉजिट भी लिखा है, रेकरिंग डिपॉजिट भी लिखा है, इंटरेस्ट रेट, ये सब लिखा हुआ है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नोटिफिकेशन साढ़े नोट अभी मैं करता हूँ चेंज यार, अभी करना हो चेंज हो जाएगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं, थैंक यू।